सेक्शन में स्वागत है। आज की क्लास में मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 100। इससे पहले 96 हम कर रहे थे और सेक्शन 96 का डिटेल एनालिसिस हमने किया। तो लास्ट पॉइंट जो क्लास में चल रहा था वो था प्लेस ऑफ मीटिंग। तो उसी पॉइंट से आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्लेस ऑफ एजीएम। प्लेस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा सेक्शन 96 में आपने देखा, एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ होनी चाहिए, व्हाट इज द प्लेस। आप इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं फॉर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बेटा इसके ऊपर। आप ध्यान देंगे मेरी बात की तरफ, ध्यान देंगे। प्लेस ऑफ एजीएम। तो इस पॉइंट पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर भी है कि वो किसी कंपनी को एग्जम्प्ट कर सकती है। अगर सीएससीजी सेंट्रल गवर्नमेंट छूट ना दे, इस पॉइंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर छूट नहीं दे रही तो क्या प्रोविजन है इसके, आइए सुनते हैं। कहां करनी है जी एनुअल जनरल मीटिंग? सेक्शन 96 बोलता है, सेक्शन 96 आपको बोलता है कि जी रजिस्टर्ड ऑफिस में करो। जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो वहां पर आप अपनी एनुअल जनरल मीटिंग को करो। रजिस्टर्ड ऑफिस अगर छोटा है और वहां ये पॉसिबल नहीं है कि एनुअल जनरल मीटिंग हो सके, तो विद इन लोकल लिमिट्स, within local limit in which your registered office is situated. Within local limit in which your registered office is situated. जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां आपको एनुअल जनरल मीटिंग करनी है। अब लोकल लिमिट के से जुड़े हुए दो कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट सुनो, फर्स्ट कंसेप्ट सुनो। अब ये जो लोकल लिमिट है ना बेटा, इससे जुड़े हुए दो कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट सुनो, बोलता है कि जहां आप रहते हैं वो आपकी जो लोकल लिमिट क्या है, जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है तो या जहां आप रहते हैं वहां की लोकल लिमिट का हम 3 कैटेगरी में क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। भी इंडिया में जहां तुम रह रहे हो या तो वो एक विलेज है, ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है बेटा, विलेजेस हैं, गांव हैं सबसे ज्यादा। तो इंडिया को कंट्री ऑफ विलेजेस भी कहा जाता है।
ग्रामीण गांवों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पे कई लाख गांव हैं। तो जहां भी आप इस समय, हम कंपनी के कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जहां है, या तो वो एक गांव हो सकता है या वो एक टाउन हो सकता है, ठीक है, या वो एक सिटी हो सकती है, ठीक है। जहां भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, या वो विलेज हो सकता है, या वो टाउन हो सकता है, या वो सिटी हो सकता है। तो चाहे वो विलेज है, चाहे वो टाउन है, चाहे वो सिटी है, उसका अपनी एक दायरा है, उसका अपनी एक लोकल लिमिट है। अगर वो विलेज है तो उस विलेज की लोकल लिमिट के अंदर आपने मीटिंग करनी है, यानी आप उस गांव की सरहद से बाहर नहीं एनुअल जनरल मीटिंग कर सकते। एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ध्यान देना। और विलेज है, टाउन है, तो वहां पे एक बेटा म्युनिसिपल कमेटी होगी, उसकी जो लिमिट होगी, लोकल लिमिट, उसके अंदर आप मीटिंग कर सकते हैं। उस लिमिट के अंदर कोई आप बैंक्वेट हॉल बुक कर लो, कोई होटल बुक कर लो, कोई ऑडिटोरियम बुक कर लो, whatever facility is available at that place which is suitable to your budget and your requirement for conducting annual general meeting, आप वहां पे कर सकते हैं। सेम इन सिटी, तो लोकल लिमिट के अंदर आपको मीटिंग कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है अगरतला में, ध्यान से सुनना। एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस अगरतला में है और आप आगरा में मीटिंग करना चाहते हैं, वो भी क्या, एनुअल जनरल मीटिंग। तो क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी। अगरतला में रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो जहां रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, जहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां आप एनुअल जनरल मीटिंग करेंगे, या उस लोकल लिमिट के अंदर आप एनुअल जनरल मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और लोकल लिमिट के साथ एक और कंसेप्ट जुड़ा है। लोकल लिमिट के साथ दो कंसेप्ट हमें सीखने होते हैं। दूसरा कंसेप्ट है कि इंडिया के अंदर लोकल लिमिट का क्या मतलब है। आओ एक बारी सीखते हैं। इंडिया के अंदर लोकल लिमिट को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, और इसके अंदर अपना डाउट है वो दूर कर लेते हैं। यहाँ पे एमसीए क्लैरिफिकेशन है बेटा, ये जो बता रहा हूं ये एमसीए की क्लैरिफिकेशन है, इसीलिए ये जो बता रहा हूं बेटा ये एमसीए क्लैरिफिकेशन है। अब ये जो लोकल लिमिट है ये दो तरह की होती है। एक ये होती है बेटा पोस्टल लिमिट। एक क्या होती है? पोस्टल लिमिट। और एक होती है बेटा ये म्युनिसिपल लिमिट। अब ये जो दोनों लिमिट है अक्सर ये एक ही होते हैं बेटा, एक ही दायरे के अंदर, यानी ये पोस्टल लिमिट भी होगी और लोकल म्युनिसिपल लिमिट भी होगी। अगर ये वाली सिचुएशन है कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई नहीं है, फिर तो पोस्टल लिमिट और म्युनिसिपल लिमिट एक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें एम्बिग्यूटी नहीं है। मान लो यहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो आप इस पूरे प्लेस में कहीं भी ये जो आप लिमिट देख रहे हैं, ये दायरा देख रहे हैं, पोस्टल लिमिट और म्युनिसिपल लिमिट, जो पोस्टल लिमिट है वही म्युनिसिपल लिमिट है, और आप इस दायरे के अंदर कहीं भी एनुअल जनरल मीटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसे है कि मान लो ये तो है पोस्टल लिमिट, ठीक है, और ये है लोकल लिमिट। लोकल लिमिट मतलब म्युनिसिपल लिमिट जो है वो ये है, और पोस्टल लिमिट यहां ये है, और यहां आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है।
अब यहां सवाल उठ जाता है जी, इस सिचुएशन पर एमसीए की क्लैरिफिकेशन है। ठीक है बेटा, क्या क्लैरिफिकेशन है एमसीए की, आप ध्यान से नोट करेंगे बेटा मेरे साथ, शाबाश। जहां दोनों कोइंसाइड नहीं करते, ठीक है बेटा, तो एमसीए कहता है बेटा, एमसीए की क्लैरिफिकेशन आप मेरे साथ नोट कर लेंगे बेटा। एमसीए क्या कहता है यहां पर, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, लोकल लिमिट मीन्स postal limit and municipal limit whichever is wider। अगर दोनों एक साथ हैं तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, जो लोकल लिमिट है वो म्यूनिसिपल लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर ये दोनों एक नहीं है, अगर ये दोनों एक नहीं है तो विच एवर इज वाइडर, जो भी उनमें से बड़ी है, विच एवर इज वाइडर। ठीक है सर, तो यहां हमारी बात समझ में आई बेटा। एनुअल जनरल मीटिंग हम कर रहे थे, तो जनरल मीटिंग को हम दो पार्ट पे क्लासिफाई कर रहे हैं, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। जनरल मीटिंग को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, एक को हम बोल सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, एक को हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, सेक्शन 96 में आपने पढ़ा कि एक कंपनी को साल में एक एजीएम करनी है, यानी एक्ट ने बहुत सारी जगह पर शेयर होल्डर्स को डिसीजन मेकिंग पावर दी हुई है। शेयर होल्डर डिसीजन लेंगे, एक्ट में बहुत सारी जगह पर ये पावर शेयर होल्डर्स को दी है। बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जो शेयर होल्डर्स ने पास करने हैं। अब अगर कोई ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्ट करना है, कोई ऐसा मैटर बीच में आ गया जिसकी पावर शेयर होल्डर के पास है, और आपने सेक्शन 96 में क्या सीखा, सेक्शन 96 में आपने ये सीखा कि साल में एक एजीएम करनी है। ठीक है, ये मान लो है 2014 और ये है 2015, और दो एनुअल जनरल मीटिंग में मैक्सिमम गैप 15 मंथ्स के अंदर होगा। मैक्सिमम गैप ऑफ 15 मंथ्स का दो एनुअल जनरल मीटिंग में गैप हो सकता है। ये 2014 की एजीएम की डेट है और ये 2015 की एजीएम की डेट है। ये एजीएम और ये एजीएम। सवाल ये है, क्वेश्चन इज दिस, लॉजिक इज दिस, अगर इन दोनों के बीच में हमें कोई एनुअल कुछ जनरल मीटिंग हमें करनी पड़ी, तो क्या हम कर सकते हैं? सेक्शन 100 कहता है जी कर सकते हो। ये जो जनरल मीटिंग होगी, ये सेक्शन, इस जनरल मीटिंग पर सेक्शन 96 एप्लीकेबल नहीं होगा। इस वाली जनरल मीटिंग पर सेक्शन 100 एप्लीकेबल होगा, और इस वाली जनरल मीटिंग को बोला जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में हम क्या सीखे? बहुत सिंपल है सर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का मतलब क्या है? अ जनरल मीटिंग
एजीएम नहीं बेटा, ठीक है। अ जनरल मीटिंग बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स। तो ध्यान से आप मेरी बात को नोट करेंगे बेटा। ईजीएम मीन्स, नोट करो, ईजीएम मीन्स अ जनरल मीटिंग between two AGMs, between two annual general meetings। अब जैसे हमने सेक्शन 96 को बड़े प्यार से किया है, एक एक चीज, एक एक शब्द बेटा आपको समझ में आना चाहिए, तो ऐसे ही हम सेक्शन 100 को भी समझते हैं। आओ, तो बहुत प्यार से पहले एक बारी हम इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं, और सेक्शन को पढ़ने के बाद फिर इसका हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट केसेस को स्टडी करेंगे, और कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स को स्टडी करेंगे, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को रेफर करेंगे, और बहुत सारी बातें इसके अंदर हम करने वाले हैं। शाबाश। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, और ठीक है बेटा, तो रूल्स को डिस्कस करेंगे, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को हम डिस्कस करेंगे। बोर्ड में वेन एवर इट डीम्स फिट कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो यहां पे इस लाइन में हम क्या सीखे बेटा, फर्स्ट लाइन है बेटा, आप नोट कर लो इस चीज को, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है। तो मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है आपको बेटा, ये अब तक समझ में आ जाना चाहिए। मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है बेटा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको एक्ट की लैंग्वेज बताऊंगा, फिर उसका डीप एनालिसिस नोट्स आपको लिखवाऊंगा, ठीक है बेटा। जहां मैं पढ़ा रहा हूं, जहां मैं डिस्कस कर रहा हूं, अगर आप प्रोफेशनल के स्टूडेंट हैं तो एडवांस कंपनी लॉ के स्टडी मैट को रेफर कर सकते हैं। अगर आप एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हैं तो एग्जीक्यूटिव का जो स्टडी मैट है वहां पर आप उसको रेफर कर सकते हैं। सेक्शन 100 क्या कहता है, द बोर्ड में वेन एवर इट डीम फिट कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। शाबाश। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आपने क्या सीखा, आओ बेटा। तो इस लाइन के अंदर सेक्शन 100 सब सेक्शन 1 के अंदर सबसे पहले एक्ट की लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं। हम ज्यादा कुछ सिंपल तरीके से, आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू पढ़ा होगा। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या कहता है कि सबसे पहले लिटरल मीनिंग को फॉलो करो। सबसे पहले कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, एट द फर्स्ट आउटसेट फर्स्ट टेक द लिटरल मीनिंग ऑफ द सेक्शन। सेक्शन की हेडिंग पढ़ो पहले, सेक्शन की हेडिंग नहीं दी हुई तो सब सेक्शन वाइज सेक्शन को पढ़ना शुरू कर दो, एक एक पॉइंट करके पढ़ते जाओ, मेंटल नोट बनाते जाओ, और फिर उसका डीपली एनालिसिस करो। फिर साथ में उसमें एमसीए की क्लैरिफिकेशन ऐड कर दो, फिर साथ में उसमें रूल्स को ऐड कर दो, फिर साथ में उसको सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को ऐड कर दो, फिर साथ में उसको बेटा केस लॉ, जो डिसाइडेड केस लॉज हैं उनको ऐड कर दो। तो दैट इज हाउ वन शुड टैकल दिस सब्जेक्ट ऑफ एडवांस कंपनी लॉ। तो द बोर्ड में वेन एवर डीम्स फिट कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो सब सेक्शन फर्स्ट में सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में एक जनरल मीटिंग बुलाने की जरूरत पड़ गई, तो ये डिसीजन कौन लेगा कि दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में एक जनरल मीटिंग की जरूरत पड़ गई है। तो सबसे पहला ये डिसीजन कौन लेगा, तो जी सुन लो आप ध्यान से, सबसे पहला ये डिसीजन लेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये पावर किसके पास है, एनुअल जनरल मीटिंग की कॉल करने की पावर। सबसे पहली बात, इतनी बात पड़ी, हमने आगे की कहानी हम नहीं जानते, आगे हम क्या फेस करने वाले हैं वहां हम नहीं जानते, वहां क्या लिखा है हमें नहीं पता। और जहां तक मान लो हमने सेक्शन 100 सब सेक्शन 1 पढ़ा है, यहां तक कोई हमसे पूछेगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन कॉल कर सकता है, यहां तक कोई हमसे पूछेगा तो हम उसको क्या जवाब देंगे, सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं
कौन बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं। ठीक है सर। ईजीएम कॉल करने की पावर सबसे पहले किसके हाथ में है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। और ये लाजमी बात भी है बेटा, ये ऑब्वियस बात भी है, क्योंकि कंपनी का अल्टीमेट कंट्रोल किसके पास होता है? कंपनी का अल्टीमेट कंट्रोल तो डायरेक्टर्स के पास होता है ना। शेयर होल्डर तो कुछ चुनिंदा काम करने के लिए एनुअल जनरल मीटिंग में आ रहे होते हैं ना बेटा। अल्टीमेट पावर जो एनुअल जनरल मीटिंग, जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो एक्चुअल जो पावर है, जो कंपनी का कंट्रोल है, दैट लाइज इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इट इज द बोर्ड विच डिसाइड्स कि जनरल मीटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में एक जनरल मीटिंग करनी है, इसका डिसीजन कौन लेगा बेटा? डायरेक्टर्स लेंगे। सब सेक्शन 2 हम शुरू कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। अब यहां हमने जो सीखा उसके एडिशन में हमारी नॉलेज बढ़ रही है। बोर्ड में देखो यहां पे मे वर्ड यूज किया है, यहां शेल वर्ड यूज किया है। ला में मे और शेल का ही सारा खेल होता है बेटा। जो भी ला का खेल है वो मे, ठीक है बेटा, आप ध्यान देंगे। ये जो मे वर्ड है मे, और ये शेल वर्ड है, यहां पे आपने ध्यान देना है। यहां पे बहुत बड़ा इस मे में और इस शेल में डिफरेंस है, बहुत जबरदस्त यहां पे डिफरेंस मैं बताने वाला हूं बेटा। यहां पे बोर्ड जनरल मीटिंग कब कॉल करेगा? जब उसे एप्रोप्रिएट लगेगा, जब उसे लगेगा कि यार नहीं, ये काम तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर सकते, ये काम मैनेजरियल पर्सनल नहीं कर सकते, ये काम डायरेक्टर कमेटी मेंबर नहीं कर सकते, ये काम तो कौन कर सकते हैं? शेयर होल्डर कर सकते हैं। तो जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाएगी तो डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं जब उन्हें ठीक लगेगा। लेकिन बोर्ड शेल एट द रिक्वेस्टन मेड बाय, लेकिन बोर्ड को करनी पड़ेगी, है ना। बोर्ड के पास यहां पे इस मे का मतलब है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या बोर्ड हम कह रहे हैं, बोर्ड हैज अ चॉइस। बोर्ड हैज अ चॉइस वेदर टू कॉल ईजीएम और नॉट टू कॉल ईजीएम। यहां पे जो शेल वर्ड है ना बेटा, इसका मतलब यहां पे ये है कि बोर्ड हैज नो चॉइस, बोर्ड डज नॉट हैज अ चॉइस, कि बोर्ड के पास चॉइस ही नहीं है, यहां तो उसको कॉल करनी ही पड़ेगी। कब? एट द रिक्वेस्टन, एट द रिक्वेस्टन। और यह रिक्वेस्टन का यहां पे मतलब है डिमांड। ठीक है, रिक्वेस्टन का यहां मतलब क्या है? डिमांड। बोर्ड शेल एट द रिक्वेस्टन मेड बाय, ठीक है बेटा। अब यहां पर जो कंपनी है, यहां पर बेटा अब कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्लोज ए वहां एप्लीकेबल है बेटा जहां पे उस कंपनी पर एप्लीकेबल है बेटा। तो ये है फॉर अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। और ये वाला क्लोज वहां पर है फॉर अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इसी बात को मैं इस तरीके से हम एक सेपरेट पेज पे इस बात को एनालिसिस करते हैं। अगर सवाल पूछे, कोई मुझसे सवाल पूछे या एग्जाम में क्वेश्चन आए, ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या है? हु कैन requisition EGM? Who can requisition EGM? Who can requisition EGM? EGM को कौन रिक्वेश्चन कर सकता है, कौन डिमांड कर सकता है? रिक्वेश्चन का मतलब क्या बताया? डिमांड। तो
यहाँ पे इसका जब हम आंसर दे रहे हैं तो कंपनी को हम यहाँ दो पार्ट पे कैटेगराइज कर रहे हैं। इस बात का आंसर इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपनी इज, ठीक है बेटा, कंपनी कैसी है। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है या आपकी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है। ठीक है, ठीक है। तो कैसे आप इस बात को समझेंगे? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है। शाबाश बेटा। आप में से जो जो बच्चे ऑनलाइन क्लास मुझसे ले रहे हैं, आप ध्यान दीजिए बेटा। तो आप CA, CS, CMA कोई भी पेपर, हमारी कंपनी का नाम है बेटा LKS स्मार्ट क्लासेस। LKS स्मार्ट क्लासेस हमारी कंपनी का नाम है बेटा। और हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 0981805022। ये व्हाट्सएप नंबर है बेटा। आप अपनी डिटेल को व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है बेटा। अगर कोई आपको अनऑथोराइज्ड तरीके से हमारे लेक्चर ऑफर करता है, ठीक है, जब भी आप मेरी क्लास में ज्वाइनिंग करते हैं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड आपकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और लॉ लर्निंग का एक्सपीरियंस मेरे थ्रू कर सकते हैं। कोई अगर आपको अनऑथोराइज्ड तरीके से हमारे लेक्चर ऑफर करता है बेटा, तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना है। नंबर एक चीज, ये एथिकल है बेटा, एथिक है। ठीक है, हम आपके साथ मेहनत करते हैं बेटा, डे इन एंड डे आउट, दिन रात। हमारी टीम, टेक्निकल टीम, हमारे बेटा नोट्स बनाने वाली टीम, और हम खुद एज अ टीम काम करते हैं बेटा। और ये टीम दिन रात काम करती है, मेहनत करती है। और जो आप फीस पे करते हैं, वो उस फीस पर इस पूरी टीम का हक है। ठीक है बेटा। अगर आप समझिए बेटा, महाभारत आपको याद है, एक वहां अर्जुन था और वहां एक एकलव्य था। एकलव्य ने भी द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाया था और वो अनऑथराइज्ड तरीके से उसने एजुकेशन ली थी। तो एकलव्य को वो ग्लोरी नहीं मिल पाई जो अर्जुन को मिली। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी और एक्टिविटी में अपनी स्मार्टनेस दिखा लो, कहीं और पैसा बचा लो, लेकिन अगर आप यहां चोरी करेंगे, आप सोचो, आप चोरी से सीख रहे हो, आप उस आदमी को उसका हक नहीं देना चाह रहे जो आपके साथ मेहनत कर रहा है, जो आपकी फ्यूचर के ऊपर काम कर रहा है बेटा। आप एक एक दिन में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए कमाओगे, और आप चाहते तो हैं कि आप एक एक दिन में लाखों रुपया कमाएं, और लेकिन आप सोचो कि आप एक छोटी सी फीस देने के लिए एग्री नहीं हो पा रहे। आपका दिल इतना छोटा है कि आप एक छोटी सी फीस देते हुए आपको तकलीफ हो रही है। तो मैं नहीं जानता बेटा कि ये आपकी सोच सही है या गलत है, इसका फैसला आप खुद करें। आपने कभी भी अनऑथराइज्ड तरीके से मेरे लेक्चर को नहीं एक्सेप्ट करना है। कोई आपको डिस्काउंट दे, हैवी डिस्काउंट दे, ठीक है, या कोई स्टूडेंट आपको बोले कि नहीं हम मिलकर सर को नहीं बताएंगे और मिलकर हम लेक्चर को देख लेते हैं। देख तो आप लोगे, सीख भी आप जाओगे, मैं मना नहीं करता, पास भी शायद हो जाओगे, लेकिन आपकी सक्सेस के साथ हमारी फीलिंग्स नहीं जुड़ी होंगी, हमारा आशीर्वाद नहीं जुड़ा होगा। ठीक है बेटा। तो जैसे अर्जुन को ग्लोरी मिली थी, एकलव्य को ग्लोरी नहीं मिली थी, वैसे ही वो ग्लोरी कभी हासिल नहीं कर पाओगे बेटा अगर आप यहां चोरी करोगे तो इसीलिए जो फीस, हम छोटी सी फीस आपसे जो लेते हैं, उस पर हमारा हक है, आप उस पर चोरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको वो फीस पे करनी है। जैसे ही आप मेरे किसी क्लास को ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन, किसी सेंटर में करते हैं, ठीक है, हमारे क्रॉस इंडिया सेंटर्स भी हैं,
और हम डायरेक्ट स्टूडेंट्स को लिंक भी अपना सेंड करते हैं। अगर आप कहीं भी हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, द मोमेंट यू ज्वाइन आवर क्लास, प्लीज शेयर अ मैसेज विद मी। आप मुझे अपना एक मैसेज व्हाट्सएप पे कर दीजिए, और 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस है बेटा, ठीक है। व्हाट्सएप पर आपका मैसेज देखते ही मैं आपको कोई भी, आप चाहे डाउट पूछें, चाहे आप क्लास की इंक्वायरी करें, ठीक है, आई एम अवेलेबल 24/7, ठीक है। तो 7 दिन 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध हूं बेटा। मेरी लाइफ का मिशन एक ही है, मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूं बेटा, मुझे सिर्फ ला पढ़ाना आता है और कुछ करना नहीं आता लाइफ के अंदर, और सिर्फ इसी चीज को मैं पैशनेटली 24 आवर्स जीता हूं। और अपने स्टूडेंट्स के लिए, मेरे स्टूडेंट्स मेरी लाइफ है, और मैं उन्हीं के लिए जीता हूं बेटा, स्टूडेंट्स के लिए जीता हूं 24 घंटे 7 दिन, ठीक है। डे इन डे आउट जबरदस्त लेवल की मेहनत हम करते हैं। तो आप कभी भी अपने असिस्टेंस, हम आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, आपका डाउट क्लियर करने के लिए, ट्रेनिंग में आपको असिस्ट करने के लिए, जॉब प्लेसमेंट के लिए, नौकरी तक लगवाने के लिए हम आपको असिस्ट करेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको पढ़ाकर फीस लेके आपको पढ़ा के पास नहीं कराएंगे, आपकी नौकरी तक लगवाने की हेल्प करेंगे बेटा, जो हमसे हो पाएगी। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि जैसे ही आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, तुरंत आपने हमें मैसेज भेजना है, और हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू हम आपको रजिस्टर कर लेंगे। व्हाट्सएप का जो मैसेज है वो मेरे पास आपको रजिस्टर कर लेगा, और मुझे पता लग जाएगा कि इंडिया के किस कोने में मेरा स्टूडेंट बैठा हुआ है। और ठीक है, आपकी चिंता, फिर आपके एग्जाम की टेंशन आपकी नहीं रहेगी, और वो फिर हमारी हो जाएगी, ठीक है बेटा। आओ इस चीज को पढ़ते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता जब डिमांड हो जाए। तो सब सेक्शन फर्स्ट में हमने देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ती है, और सेकंड में हमने देखा कि फर्स्ट में हमने देखा कि जब उनकी चॉइस हो, जब उनको ठीक लगता हो कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो एनुअल जनरल मीटिंग को कॉल कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होगा कि रिक्वेस्ट हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी, तो डिमांड होने पर डायरेक्टर्स को मीटिंग करनी पड़ेगी, उनके पास चॉइस नहीं है। वहां वर्ड यूज कर लिया शेल, द बोर्ड शेल एट द रिक्वेस्टन मेड बाय, ठीक है बेटा। बोर्ड को मीटिंग करनी पड़ेगी अगर रिक्वेस्टन हो गया, रिक्वेस्टन मतलब डिमांड हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ईजीएम की डिमांड कौन कर सकता है? ईजीएम की डिमांड कौन कर सकता है? तो ये क्वेश्चन 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्या कंपनी के पास शेयर कैपिटल है? पहली बात, क्या कंपनी के पास शेयर कैपिटल है? अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो 101 क्लोज 2 सेक्शन 100 सब सेक्शन 2 क्लोज ए एप्लीकेबल हो जाता है। और अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो सेक्शन 100 सब सेक्शन 2 क्लोज बी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आओ क्लोज ए को पढ़ेंगे, फिर क्लोज बी को पढ़ेंगे। इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, सच नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी वो वाले मेंबर, सच नंबर क्या यूज किया? सच नंबर ऑफ मेंबर्स हु होल्ड ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेस्टन, जिस दिन कंपनी को डिमांड लेटर मिला, रिसीट ऑफ द रिक्वेस्टन, जिस दिन कंपनी के हाथ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में डिमांड लेटर आया, नॉट लेस देन 1/10 ऑफ सच पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी एज ऑन डेट कैरीज द वोटिंग राइट्स ऑफ वोटिंग, ठीक है बेटा। कंपनी की 2 तरह की शेयर कैपिटल है, एक के ऊपर वोट करने का अधिकार है और दूसरे के ऊपर वोट करने का राइट नहीं है। यानी आप समझ गए बेटा मैं क्या कह रहा हूं? इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो अगर मान लो 2 तरह की आपकी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो सवाल है जी कौन डिमांड लेटर फाइल कर सकता है कंपनी को? तो आपने मेरी बात ध्यान से सुननी है। 1/10 ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी वो शेयर कैपिटल, यहां इक्विटी और प्रेफरेंस आप नहीं बोल सकते, क्योंकि कई बारी प्रेफरेंस शेयर्स को भी वोटिंग राइट मिल जाता है। कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स के पास भी वोटिंग राइट हो सकते हैं। तो यहां इक्विटी शेयर वर्ड, अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर यूज करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर यूज करेंगे, वो समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर वर्ड यहां यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपने
1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल आपके पास होनी चाहिए अगर आप ईजीएम को डिमांड करना चाहते हो, क्योंकि ये एक्सपेंसिव अफेयर है ना बेटा। मान लो कंपनी के 50 लाख, मान लो कंपनी के 50 लाख शेयर होल्डर हैं और आपने ईजीएम को रिक्वेश्चन कर दिया, आपकी तो जरा सी लगी, लेकिन कंपनी की तो बहुत खर्चा हो गया ना। 50, मान लो कंपनी पोस्टल इनविटेशन देती है, मान लो कंपनी का ये पॉलिसी है कि वो पोस्टल इनविटेशन भेजती है कंपनी के मेंबर्स को, और अगर कम से कम भी मान लें 50 रुपया एक नोटिस पे खर्च आएगा और 50 लाख शेयर होल्डर हैं, तो 50 लाख शेयर होल्डर को 50 रुपए अगर एक नोटिस पे खर्चा आएगा, तो आप काउंट कर लो करोड़ों में कंपनी का खर्चा हो जाएगा बेटा। आपकी तो जरा सी लगी, जरा से आपने डिमांड करी और वहां पर करोड़ों रुपया कंपनी का खर्च हो गया। तो यहां कोई भी एरा गहरा नथु खैरा आके बोलेगा कि ईजीएम करो, हम ईजीएम नहीं करने दौड़ पड़ेंगे। हम पहले देखेंगे कि जो आदमी रिक्वेश्चन कर रहा है, जो आदमी डिमांड कर रहा है, उसके पास शेयर कैपिटल कितनी है। कंपनी की शेयर कैपिटल है अगर, और मान लो कंपनी की शेयर कैपिटल डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड है, तो जिस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स हैं, उस शेयर कैपिटल को का 1/10 पार्ट आपके पास होना चाहिए अगर आप ईजीएम डिमांड कर रहे हैं। तो आप एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए बेटा। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल सच नंबर ऑफ मेंबर्स हु होल्ड ऑन द रिसीट ऑफ द रिक्वेश्चन, in the case of company having share capital such number of members who hold on the receipt of the requisition not less than 1/10 of such paid up share capital of the company as on that date carries the right of voting। अगर उस डेट को किसी के पास वोटिंग राइट है, उस कैपिटल का 1/10 पार्ट आपके पास होना चाहिए इफ यू वांट टू रिक्वेश्चन। एक आदमी के पास क्या 1/10 होना जरूरी है? नहीं सर। अगर मान लीजिए आपके पास मान लो 1/10 नहीं है, तो आपको ऐसे मेंबर्स को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और आप सबका मिला के 1/10 होना चाहिए। मान लो 10 मेंबर हैं, आपस में इकट्ठा हो गए और 10 मेंबर लगते हैं कि नहीं ये जो डायरेक्टर तो है ये मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, ये गलत तरीके से कंपनी को चला रहे हैं, इनको सबक सिखाना चाहिए, इनको ऑफिस से बाहर निकालना चाहिए, या इनको ठीक है, या और कोई ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर रिक्वेस्टनिस्ट चाहते हैं कि रेजोल्यूशन पास हो, और 10 लोग हैं और 10 को मिला के, है ना बेटा, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सब मिलकर मीटिंग को डिमांड कर सकते हैं। क्लोज भी देखते हैं बेटा। इन द केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल सच नंबर ऑफ मेंबर्स हु हैव ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑन द रिक्वेश्चन, कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है क्लोज बी, तो क्लोज ए अप्लाई नहीं होगा। शेयर कैपिटल ही नहीं है तो 1/10 शेयर कैपिटल कहां से आएगी? सोचने की बात है ना। तो क्लोज ए में आप फॉलो नहीं करेंगे, आप क्लोज बी में फॉलो करेंगे। अब जहां कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होती, यूजुअली क्या होता है कि शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है। अब आपके पास शेयर कैपिटल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वोटिंग राइट नहीं होंगे। तो शेयर कैपिटल नहीं है तो वोटिंग राइट का क्राइटेरिया, कोई ना कोई क्राइटेरिया तो आपने बना रखा होगा ना। तो जिन लोगों के पास 1/10 टोटल वोटिंग पावर है, शेयर कैपिटल तो क्योंकि है नहीं, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल होती है तो शेयर कैपिटल के केस में वोटिंग राइट्स हम शेयर कैपिटल के साथ जोड़ के देखते हैं। अब शेयर कैपिटल ही नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वोटिंग राइट नहीं होंगे मेंबर के पास। शेयर कैपिटल नहीं है तो मेंबर्स के पास वोटिंग राइट किसी और दूसरे तरीके से होंगे। तो आपके पास 1/10 टोटल वोटिंग पावर होनी चाहिए, मिनिमम 1/10 होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है, और एक केस में 1/10 मिनिमम शेयर कैपिटल होनी चाहिए, ज्यादा भी हो सकती है। In the case of company not having a share capital, such number of members who have on the date of receipt of the requisition, जिस दिन कंपनी ने रिक्वेश्चन लेटर को रिसीव किया, not less than 1/10 of total voting power, not less than 1/10 of the total voting power of all the members having on the said date a right to vote, call an extraordinary general meeting of the company within the period specified in subsection 4। ठीक है, पीरियड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 4 के अंदर डायरेक्टर्स को मीटिंग करनी है। तो अब तक हम क्या सीखे बेटा? अब तक हम सीखे, ठीक है बेटा, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर हम कर रहे थे, हु कैन रिक्वेश्चन ईजीएम। ठीक है, तो यहां कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो यहां लिखेंगे हम रिक्वेश्चनिस्ट holding 1/10
1/10 of share capital having voting rights. Not having share cap, तो यहां पे हम लिखेंगे रिक्वेस्शनिस्ट having 1/10 of total voting power on the date of receipt of requisition की बात चेक करेंगे. On the date of receipt of requisition, तो who can demand EGM, who can requisition EGM, यहां पे हम सीखे. तो एक हम और क्वेश्चन यहां पे तैयार कर रहे हैं बेटा. बड़े लेवल पर हम एक क्वेश्चन क्या तैयार कर रहे हैं, हु कैन कॉल EGM. इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क है. यहां हम कर रहे थे हु कैन रिक्वेस्शन, डिमांड कौन कर सकता है, और यहां पे हमने देखा कि मीटिंग, हु कैन कॉल मीटिंग. तो सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 में हमने सीखा अब तक कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन कॉल EGM, एंड 100 सबसेक्शन 2 में देखा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल करेंगे ऑन रिक्वेस्शन. तो यहां तक हम सेक्शन को सीखे हैं. तो नेक्स्ट सेशन में यहां से आगे बात हम कंटिन्यू करेंगे. हु कैन कॉल EGM, तो अब तक सीखा सेक्शन 100 सबसेक्शन 1 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन कॉल EGM, एंड सेक्शन 100 सबसेक्शन 2 में देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्वेस्शन शैल कॉल EGM. शाबाश.